नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का प्राइम न्यूज पर। मैं हूं राजीव रघुनंदन। वक्त प्राइम एजेंडा का है। असम में एनआरसी लागू होने के बाद एनआरसी की सुगबुगाहट दूसरे राज्यों में भी तेज हो गई है। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एनआरसी लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। योगी सरकार ने राज्य में अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों और अन्य विदेशी नागरिकों की पहचान के लिए शुरुआत कर दी और इसके लिए डीजीपी ओपी सिंह ने राज्य के सभी जिलों के एसएसपी और एसपीज को अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों और अन्य विदेशी नागरिकों के लिए अभियान चलाकर उनकी पहचान करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों के फिंगरप्रिंट्स जुटाने का काम करेगा, डेटा इकट्ठा किया जाएगा, साथ ही उनके पास जो दस्तावेज हैं उनकी पहचान की जाएगी कि कौन से जेन्युइन दस्तावेज उनके पास हैं जिसके आधार पर वो उत्तर प्रदेश में प्रवास कर रहे हैं, रह रहे हैं। अगर कोई अपने घर का फर्जी दस्तावेज मुहैया कराता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इतना ही नहीं, उसके दस्तावेज का निरस्तीकरण भी किया जाएगा, कैंसिलेशन, यानी उसे खारिज किया जाएगा, खत्म किया जाएगा। साथ ही उन्हें ये डॉक्यूमेंट्स मुहैया करवाने वाले बिचौलियों, कर्मचारियों और अधिकारियों पर भी शिकंजा कसा जाएगा, वो नपेंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कोलकाता में एनआरसी के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम एनआरसी ला रहे हैं, उसके बाद हिंदुस्तान में एक भी घुसपैठिए को रहने नहीं देंगे, उन्हें चुन चुनकर बाहर करेंगे। इतना ही नहीं, हाल ही में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भी, जहां चुनाव है, अपने प्रदेश में एनआरसी लागू करने की बात कही। एक और एनआरसी पर सियासत जोरों पर है तो वहीं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। इस 150वीं जयंती पर 2 अक्टूबर को योगी सरकार विधानमंडल का विशेष सत्र आयोजित करने वाली है। सुबह 11 बजे से शुरू होने वाला यह विशेष सत्र लगातार 36 घंटों से ज्यादा चलेगा, यह बताया गया है। यह पहली बार होगा कि प्रदेश की विधानसभा में इतना लंबा कोई सत्र आयोजित किया जाएगा। हालांकि विपक्ष गांधी जयंती पर सत्र को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा है, घेर रहा है, उसकी नीयत को कटघरे में खड़ा कर रहा है। जो एनआरसी वाला मसला उत्तर प्रदेश में तैयारी हो गई, आप देख रहे हैं। हरियाणा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, चूंकि वहां चुनाव है, वो भी कह चुके हैं कि जरूरत होगी तो हम एनआरसी लाएंगे। इधर उत्तराखंड, जो हमारा बिल्कुल पड़ोसी प्रदेश है और एक वक्त में उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा हुआ करता था, वहां भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि हम प्रदेश में एनआरसी लागू करेंगे। और उत्तर प्रदेश का तो उदाहरण हम आपके सामने रख ही रहे हैं, जहां डीजीपी ने बाकायदा जिलों के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, एसएसपीज और एसपीज को निर्देश दिए कि आप डेटा इकट्ठा करें कि आपके इलाके में क्या स्थिति। अब सवाल यह है कि वाकई क्या एनआरसी को लेकर उत्तर प्रदेश की सरकार गंभीर है या फिर ये बहुत सारे मुद्दों की तरह चुनावी सुगबुगाहट के तौर पर ही। हमने देखा है बहुत सारे मुद्दे चुनाव से पहले अचानक उठ जाते हैं। एनआरसी वाले विषय में भी हमने देखा कि असम में चुनावों से पहले एनआरसी को लेकर बड़ा जोर शोर से सियासत गरमाई, फिर चुनाव हो गए, फिर वहां एक स्थिति बनी कि एक सरकार बन गई, उसके बाद वो मसला ठंडे बस्ते में पड़ गया। तभी निकला जब वहां सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई डिसीजन आया या फिर रजिस्टर तैयार हो गया और उसके बाद भी सत्तारूढ़ पार्टी के तमाम नेताओं ने वो जो लिस्ट जारी हुई उस पर तरह तरह के आरोप लगाए। केंद्रीय गृह मंत्री आज पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में थे, वो एक एनआरसी जागरूकता कार्यक्रम में हिस्सा लेने गए थे। वहां उन्होंने कहा कि एक भी घुसपैठिए को नहीं रहने दिया जाएगा, लेकिन जो हिंदू शरणार्थी हैं उन्हें कुछ भी नहीं होगा, वो आराम से देश में रह सकेंगे। क्या वाकई उत्तर प्रदेश में एनआरसी की जरूरत है? क्या वाकई उत्तर प्रदेश में भी बड़े पैमाने पर घुसपैठिए हैं, अपनी पैठ बना चुके हैं, जिस वजह से सरकार ये कदम उठा रही है, उठाने जा रही है, ये तैयारियां उसी के मद्देनजर है, या फिर इसमें वो चिंता कम और सियासत थोड़ी ज्यादा है? हम जरा इसे आज अगले 1 घंटे में समझने की कोशिश करेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, जल्दी से परिचय। नोएडा स्टूडियो में 2 सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक, विशेषज्ञ आरबी उपाध्याय साहब और राजीव शर्मा जी हमारे साथ हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ देहरादून से 2 सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार, विश्लेषक शिव कुमार सेमवाल जी और आरएस राघव साहब जुड़े हुए हैं। आप दोनों का भी बहुत बहुत स्वागत। और हमारे साथ लखनऊ से भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता दिवाकर सिंह जी जुड़े हुए हैं। दिवाकर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो हम एक ऑफिशियल स्टैंड जान लेना चाहते हैं दिवाकर जी से, उसके बाद हम विश्लेषकों के पास चलेंगे। चर्चाएं और खबरें तो हर जगह से। दिवाकर जी, अगर आपको जानकारी हो तो प्लीज हमें बताइए कि क्या ऑफिशियल स्टैंड है
क्या वाकई राज्य सरकार ने यह तय कर लिया है, ये निर्देश दे दिए हैं और राज्य सरकार के निर्देश पर ही डीजीपी महोदय ने अलग अलग जिलों के कप्तानों को निर्देश दिए हैं, या फिर केवल अभी मसला टटोला ही जा रहा है, देखा ही जा रहा है, खंगाला ही जा रहा है, कोई साफ निर्देश अभी नहीं है? ये जो एनआरसी वाला इशू है, इस पर राज्य सरकार का क्या स्टैंड है, अगर आप बता सकते हो तो प्लीज प्राइम न्यूज के दर्शकों के लिए साफ करिए। राजीव जी, मैं इस संबंध में इतना कहना चाहूँगा कि जो मुझे व्यक्तिगत जानकारी है, इस तरह की कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। अभी तक आपने कहा कोई निर्देश शासन स्तर पे अभी जारी हुआ होगा, तो अभी हमारे भी संज्ञान में नहीं आया है। अगर आएगा तो निश्चित हम आपके शेयर करेंगे। नहीं सर, लेकिन यह प्रक्रिया होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए, वो तो एक अलग चीज है। दिवाकर जी समझिए, हमारी थोड़ी बात समझिए, फिर चर्चा करने में और आसानी होगी। देखिए, चाहिए तो बड़ी व्यापकता लिए हुए है ना, और चाहिए का मसला जो है वो पार्टी से लेकर व्यक्ति तक और सरकार तक सब जाता है, लेकिन आपकी जिम्मेवारी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि आप सत्ताधारी पार्टी के प्रतिनिधि हैं और आज प्राइम न्यूज पर प्राइम एजेंडा में आप हैं। हमें क्या कोई ऑफिशियल स्टैंड बता सकते हैं क्या कि साहब सरकार का ये ऑफिशियल स्टैंड है, हम इसको ये करने जा रहे हैं और इसीलिए डीजीपी साहब ने इसके निर्देश दिए हैं, या फिर अभी हम कुछ करने नहीं जा रहे हैं, अभी जो डीजीपी साहब कर रहे होंगे वो अपने स्तर पर कर रहे होंगे? एक आधिकारिक स्थिति तो साफ करिए सर। जी, डीजीपी साहब अपने स्तर से कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन बिना ऑफिशियल, बिना मुख्यमंत्री के संज्ञान में लिए डीजीपी साहब ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जो भी कर रहे होंगे मुख्यमंत्री के संज्ञान में लेकर ही करेंगे। और जहां तक राजीव जी मुझे जानकारी है, यह तो मैटर चलना चाहिए। हमारे मुख्यमंत्री जी भी कह चुके, हमारे गृह मंत्री जी कह चुके हैं, तो यह एनआरसी लागू होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में भी लागू होनी चाहिए। और चूंकि जो परफेक्ट न्यूज की जो आप बात कर रहे हैं सर, या तो आप कंफ्यूज कर रहे हैं, आपको जानकारी नहीं है। मैं पूरी विनम्रता से ये पूछना चाह रहा हूं आपसे, प्राइम न्यूज के दर्शकों के लिए, हमारे तमाम सम्मानित पैनलिस्टों के लिए, कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये तो कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश में भी एनआरसी लागू होगा। हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि क्या जरूरत पड़ गई है, क्या वाकई योगी सरकार ने यह डिसीजन ले लिया है कि हम उत्तर प्रदेश में एनआरसी लागू करेंगे, नेशनल सिटीजन रजिस्टर बनाएंगे? क्या ये हो गया है? देखिए जी राजीव जी, मैं इस पे कह रहा, मुझे व्यक्तिगत रूप से अभी इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करने की जानकारी नहीं है कि मैं कर दूं, लेकिन ये आभास और अंदेशा तो है भाई। कोई जीओ या जनरल ऑर्डर अभी हमारे जानकारी में नहीं है। अगर होगा तो मुझे मिल जाएगा और आपको भी मिल जाएगा और कल मिल जाएगा। लेकिन जहां तक ये बात है, निचले स्तर पे इस तरह की प्रक्रिया शुरू है। जैसे हम लोग जहां से बिलोंग करते हैं, सारी बातें हैं, पुलिस भी कर रही है, और हमारे जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भी बीएलओ को निर्देश, आपने बहुत साफ गोई से अपनी बात रखी। अभी तक कोई आधिकारिक स्टैंड सामने नहीं है, लेकिन एक पार्टी के प्रवक्ता प्रतिनिधि होने के नाते आप ये कह रहे हैं, ये वकालत कर रहे हैं कि मुझे जानकारी नहीं, अगर हुआ होगा तुरंत में तो मुझे जानकारी नहीं। चलिए ठीक है, हम इतना बेनिफिट ऑफ डाउट आपको देते हैं कि अगर हुआ होगा। हम ये आप ही की बात को ऊपर करते हुए मान रहे हैं कि अब तक नहीं हुआ है, और हम भी ये उम्मीद करते हैं कि अगर होगा तो आधिकारिक तौर पर सरकार अनाउंस करेगी। आगे सर हम आपके पास आते हैं, हम अपने अब विश्लेषकों को हम जोड़ते हैं। अब हम अपने विश्लेषकों को ही बताया जाता है। ठीक है सर, अब हम विश्लेषकों को जोड़ते हैं। हम एक बार आरबी उपाध्याय साहब, राजीव शर्मा जी, सेमवाल साहब और आरएस राघव साहब के पास चलते हैं। आरबी उपाध्याय जी, सबसे पहले हम आपके पास आना चाहते हैं। सर, आज खबर दरअसल यूं बन गई कि डीजीपी साहब के दफ्तर की तरफ से खबर ये आई कि निर्देश जारी किए गए जिलों को, और हमने दिवाकर जी से पूछा ही कि क्या ये ऑफिशियल स्टैंड है? उन्होंने कहा नहीं, अभी हमें कोई जानकारी नहीं, और यह भी सही है कि अभी तक कोई इस तरह का ऑफिशियल बयान आया नहीं है। फिर ये जो कोशिश है सर, जो डीजीपी साहब कर रहे हैं, जाहिर है कि वो मुख्यमंत्री और सरकार की मंशा से ही कर रहे होंगे। ये क्या है, ये कितनी गंभीर है? अगर कोई आधिकारिक डिसीजन नहीं है तो क्यों किया जा रहा है? किया जा रहा है तो फिर मंशा क्या है? क्या वाकई उत्तर प्रदेश में घुसपैठिए कोई बड़ी समस्या बन रहे हैं, जैसा कि असम में था, या पश्चिम बंगाल के बारे में आशंका है चूंकि वो बांग्लादेश का बॉर्डर है और कहा जाता है कि साहब बहुत सारे बांग्लादेशी अवैध तौर पर वहां रह रहे हैं, या फिर इसका कोई चुनाव या सियासत का कनेक्शन है? सर प्लीज इस पर रोशनी डालें। देखिए, दो चीज़ें हैं। मैं भी देख रहा था एक्चुअल में, तो डीजीपी का बयान था कि वो ये कहते हैं कि त्योहारों का सीज़न है और
अभी त्योहारों के सीजन में आतंकवाद की और उस तरह की होती हैं, तो एक रूटीन प्रैक्टिस है कि भी हम हर साल ये करते हैं। और हर साल भी पिछले साल भी एक्चुअल में इस तरह का हमने ड्राइव किया था। और जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो अपराध करते हैं और भाग जाते हैं, और जो बांग्लादेश से जो घुसपैठ करके लोग यहाँ अवैध तरीके से रह रहे हैं जी, उनको हम पकड़ के जेल में डालते हैं या दूसरे एक्शंस उनके खिलाफ लेते हैं। एक तो सिक्के का ये पहलू है। और दूसरा देखिए NREC, आप देखेंगे है क्या। देखिए आसाम में ये मुद्दा काफ़ी दिनों से गर्म क्यों था। भी आसाम में क्या था कि जो वहाँ का मूल निवासी है वो कहीं अल्पसंख्यक हो गया था और बांग्लादेशी घुसपैठिए बहुसंख्यक हो गए थे। और वहाँ जो संसाधन है उन सब पर एक्चुअल में अभी इनका कब्जा एक्चुअल में होता चला जा रहा था। और जो मूल निवासी है वो अपने आप को कहीं एक ठगासा महसूस करता था। तो वो कहीं ना कहीं ये चाहता था कि भी जो बांग्लादेशी घुसपैठिया इन पर अंकुश लगे। और उसका परिणाम है कि उसे अभी राजनीतिक दलों ने हवा दी। और जो लोग ये सोचते थे कि भी कोई सरकार नहीं सुनेगी, उन्हें लगा कि शायद हमारे लिए कुछ होगा, तो उन लोगों ने कहीं बढ़ चढ़ के भी एक पॉलिटिकल पार्टी को वोट भी दिया और वहाँ कहीं ना कहीं एक सरकार भी स्थापित की। और वही आप देखेंगे कहीं ना कहीं इसका राजनीति से बहुत बड़ा कनेक्शन होता है। बांग्लादेश के लोग अभी वहाँ बंगाल में भी हैं। और बंगाल में भी देखिए इलेक्शन होने वाला है। तो जैसे ही आप लोकसभा के इलेक्शन देख रहे हैं, फिर अभी राज्यसभा के इलेक्शन की तैयारियां हो रही हैं, तो वो उस तरीके का जो एक सिनेरियो क्रिएट किया जा रहा है, तो वो हिंदू मुस्लिम बिल्कुल अलग अलग एक्चुअल में। क्योंकि बांग्लादेश से जो घुसपैठी आते हैं वो हिंदू नहीं होते हैं। हिंदू बहुत कम वहाँ से एक्चुअल में आ रहा है। हिंदुओं को वहाँ धर्म परिवर्तन करवाना, मंदिर तोड़ देना, हत्याएं कर देना, इस तरह का जो कृत्य हो रहा है, चाहे वो बांग्लादेश है, चाहे वो पाकिस्तान है, चाहे म्यांमार है। वहाँ म्यांमार में भी रोहिंग्या मुसलमानों से बहुत ज़्यादा लोग पीड़ित थे और वहाँ वो अल्पसंख्यक हो गए। और जो रोहिंग्या मुसलमान थे बहुसंख्यक हो गए। तो इन्होंने वहाँ गुंडागर्दी और वहाँ के जो संसाधनों पर कब्जा करना शुरू किया। फिर वहाँ की जनता एक्चुअली जागृत हुई और उन लोगों के प्रति सेना ने अभी कहीं ना कहीं शासन ने मिलकर और लोगों ने मिलकर वहाँ से उनको बाहर करने की कोशिश की। तो वही स्थिति आप देखेंगे अलार्मिंग पोजीशन आसाम में और वही बंगाल में। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में है? न देखिए उत्तर प्रदेश में भी कुछ जगह पर बहुत सारे लोग आके बसे हैं। ये नहीं कह सकते हम, क्यों बांग्लादेशी लोग ये नहीं है कि सिर्फ बंगाल में आए हैं तो बंगाल तक ही वो सीमित रह जाते हैं। वो वहां से भी आप दिल्ली में देखेंगे, दिल्ली में भी है। दिल्ली में जितना कूड़ा उठाने का काम या जो लेबर का काम करते हैं 99% बांग्लादेशी है। और ये नहीं है कि वो नहीं कहते हैं, वो पता होता है, एक आया, दूसरा आया, चौथा आया, फिर एक बहुत बड़ी संख्या में। और जो एक जो झुग्गी बस्ती होती है वहां बस जाते हैं वो, और वहां वोटर कार्ड भी बनवा लेते हैं। सर एक बहुत छोटा सा कमेंट, उसके बाद हम बाकी विश्लेषकों को जोड़ें। दिलीप यशवर्धन सम्मानित विश्लेषक, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए। दिलीप जी बहुत बहुत स्वागत है। हमें बताइए सर कि जो मंशा है वो क्या है? वाकई घुसपैठियों और शरणार्थियों को भगाना मंशा है, या अभी आप जो अपनी टिप्पणी में कह गए कि वो फलाने ज्यादा होते हैं, फलाने कम होते हैं, हिंदू मुसलमान गरमाना ज्यादा बड़ी मंशा है? क्या लग रहा है आप? देखिए दोनों, अगर मान लो भगाने का है तो भगाना इतना आसान नहीं होता है। भी आप कह देंगे देखिए मंशा कुछ ना दिलीप जी हमने तो आपका अभी स्वागत किया है। सवाल हम उपाध्याय जी से कर रहे हैं। दिलीप सर आएंगे, हम बातचीत कंटिन्यू उपाध्याय जी से कर रहे हैं, हम आएंगे अगले हिस्से में आपके पास बस आ रहे हैं। अच्छा ठीक है ठीक है जी उपाध्याय जी पूरा करें सर। ठीक है ठीक है आसान नहीं होता है। ठीक है ठीक है। मान लीजिए कई बार तो आपने देखा होगा कि भी पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं वो यहाँ मारे जाते हैं और पाकिस्तान को कहा जाता है इनके सब ले जाओ, वो कहते हैं हमारे नागरिक ही नहीं है, हमारे यहाँ के लोग नहीं है। तो आप ये कहेंगे भी आप ये बांग्लादेशी हैं, लेकिन बांग्लादेश मना कर देगा, वो तो कई बार बार मना करता है, कहते हैं हमारे यहाँ के लोग नहीं है। तो फिर क्यों कर रहे हैं? जब इतना आसान नहीं फिर क्यों कर रहे हैं? देखिए आप इतना आसानी से ये प्रूव नहीं कर सकते हैं कि भी ये बांग्लादेश के ही लोग हैं, वो तो मना कर देंगे। और वो मना कर देंगे तो आप कैसे उनकी आइडेंटिटी बांग्लादेश में प्रूव करेंगे कि आपका नागरिक इस तरीके से है, ये इसके पास वैध एक्चुअल में कोई दस्तावेज उसके पास है? तो फिर क्या मंशा है सर? देखिए कहीं ना कहीं ये जो इलेक्शन में एक बेनिफिट इसका मिलता है। हाँ। कोई दर्शक माने या ना माने, लेकिन सब लोग उस बात को समझते मतलब वही जो हम जैसे यूपी चुनाव में पोलराइजेशन, मतलब वही एक मंशा होता है, ध्रुवीकरण जैसे हम हिंदी में ध्रुवीकरण। देखिए जैसे क्योंकि जनता की आवाज है वो, जो अभी हिंदू बहुसंख्यक थे वो अल्पसंख्यक हो जाते हैं और उनकी जमीन पर उन पर कब्जा हो जाता है। एक पहला कमेंट ले लें, फिर हम आगे चलें, फिर हम आगे चलेंगे। राजीव शर्मा जी, आपको भी लगता है सर कि सरकार की मंशा में कोई खोट है, या फिर सरकार वाकई उत्तर प्रदेश को घुसपैठियों से मुक्त कराना चाहती है? इधर उधर भले ही चुनाव होंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के संबंध में ये जो आप बाई इलेक्शन है 21 तारीख को ही छोड़ दीजिए, लेकिन बाकी तो फिर दूर तक कोई चुनाव नहीं है, लिहाजा जबरदस्ती सरकार की मंशा पर क्या शक करना ठीक है? राजीव जी, आज बहुत जो है ये विशेष मुद्दा उठाया गया है और इस पर बहस हो रही है और होनी चाहिए। और इस मुद्दे को
किसी चुनाव से या शंका से जोड़ के नहीं देखा जाना चाहिए। ठीक है। क्यों नहीं देखा जाना चाहिए? हालांकि राजनीति तमाम पार्टियां करती है, विपक्ष उस पर हल्ला मचाता है, पक्ष उस पर तरह तरह की सफाई देता है, दोनों तरफ से पेट में दर्द होता ही होता है। कहीं सरकार कुछ और डिफेंड करेगी और विपक्ष कुछ और डिफेंड करेगा। मगर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी उपाध्याय साहब कह रहे थे, शायद उपाध्याय साहब को इस विषय में हो सकता है कुछ जानकारी की कमी रह गई हो, हालांकि वो बहुत वरिष्ठ है मुझसे, मैं उनकी मंशा में खोट नहीं निकाल रहा हूँ। इसमें होता क्या है, कई बांग्लादेशी गाजियाबाद से पकड़े गए। ठीक है। तो उत्तर प्रदेश नोएडा से भी पकड़े गए हैं। होता क्या है, इनका ये पकड़ में कब आते हैं, इसको गहनता से विश्लेषण करने की जरूरत है। पकड़ में ये तब आते हैं जब ये अपना कोई एक डॉक्यूमेंट के सहारे दूसरा डॉक्यूमेंट बनवाते हैं। ठीक है। गाजियाबाद और नोएडा में जो बांग्लादेशी पकड़े गए वो पासपोर्ट बनवाने के चक्कर में पकड़े गए, और उनका मैं 2-3 को जानता हूं, मेरे सामने जेल गए, साहिबाबाद थाने से जेल गए। इंटेलिजेंस जब आती है, दरअसल इंटेलिजेंस को समय समय पे ये भी इनपुट करना होता है अपने मुखबिरों के माध्यम से, जिसको लोकल इंटेलिजेंस यूनिट LIU कहते हैं। ठीक है। वो उत्तर प्रदेश पुलिस का ही एक विंग होता है। IB को भी अलर्ट रहना पड़ता है, और वो अपने इन्फॉर्मरों के माध्यम से या सिविल सोसाइटी में जो है जा करके उनका सहयोग लेकर के, तो जब वो कोई दस्तावेज जाता है पासपोर्ट के लिए, खासतौर पर तब बहुत बारीकी से चेकिंग होती है। चेकिंग में मोहल्ले पड़ोस का ही कोई बता देता, मान लीजिए मैं अगर इंक्वायरी ऑफिसर हूँ और मैंने पूछा कि राजीव रघुनंदन जी का कौन सा घर है, कि फला है, कि क्या करते हैं, कि जर्नलिस्ट हैं, या तो इसी तरीके से बता देते हैं लोग लोकल में कि वो बंगाली जो बांग्लादेशी उसका पासपोर्ट। तो इस तरीके की चीज़ें आई गाजियाबाद में। अच्छा, इसमें नियम क्या है, अगर पब्लिक की सूचना पे या इंटेलिजेंस की सूचना पे कहीं से भी कोई अवैध नागरिक, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, 1 to all जो अवैध रूप से यहाँ रह रहा है और उसने डॉक्यूमेंट्स तैयार करा लिए, लोकल पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा, उसकी गिरफ्तारी होगी, संबंधित मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश किया जाएगा, वो कबूलेगा, जैसे उपाध्याय साहब कह रहे हैं, वो कबूलेगा, वो अपने स्टेटमेंट में कबूलेगा, और ऐसा कबूला जाता है। जब वो स्टेटमेंट में मजिस्ट्रेट के सामने कबूल लेता है कि साहब मैं अवैध रूप से रह रहा था, मैंने ये डॉक्यूमेंट यहाँ से इसी आदमी के माध्यम से ये बनवाए, तो एक तो वो निरस्त किए जाएंगे, दूसरा वहीं से अदालत आदेश देती है संबंधित प्रशासन को, संबंधित थाना पुलिस को, संबंधित डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को, एडमिनिस्ट्रेशन को। सुन लीजिए पहले, ये प्रक्रिया नहीं, आप इसे जिस राज्य का ये बता रहे हो वहां तक छोड़ के आएंगे, इसे अपने राज्य से बाहर करके आएंगे। लेकिन सर वो राज्य जब ओन करेगा तभी तो नहीं, सब वो कबूल कर रहा है, वो कुछ नहीं, भी वो कबूल कर रहा है। मान लीजिए आप एक सरकार चला रहे हैं दूसरे देश में जहां का वो रहने का दावा कर मैं रहा है, आपको वो भी एक सरकार चला रहा है। उपाध्याय जी ने कहा कि वहां की सरकारें ओन नहीं करती हैं, मैं मान रहा हूं, मगर होगा सर, मगर यहाँ लेकिन नियम आसाम यही है। के केस में नियम है, आसाम के केस में बांग्लादेश का, वहां की सरकार का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि साहब कहां है, कौन से, हमें तो नहीं पता। लेकिन हम एक आगे का सवाल, इससे पहले कि सेमवाल जी, यशवर्धन जी और राघव जी को हम जोड़े, हमें ऐसा नहीं पता। ये तो आपने एक प्रक्रिया और गाजियाबाद नोएडा का एक उदाहरण रखा, ये जो प्रक्रिया, लेकिन हमें ये बताइए कि क्या ये उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर हुआ है जिससे कि यहां NRC की जरूरत हो? हम जानना ये चाहते नहीं। हाँ, उत्तर प्रदेश में इतने बड़े पैमाने पर नहीं हुआ जितने बड़े पैमाने पर दिल्ली में हुआ, जितने बड़े पैमाने पर बंगाल में हुआ, जितने बड़े पैमाने पर असम में हुआ, जितने बड़े पैमाने पर और स्टेट में हुआ, हरियाणा में और उत्तर प्रदेश में उतना नहीं और हुआ। उत्तराखंड में उतना नहीं, हर जगह बिल्कुल ये अच्छा, तो फिर मकसद, वहाँ संख्या कम है, फिर मकसद वहाँ संख्या कोई कम भी है, यहाँ आएगा और मगर यहाँ दिल्ली आएगा, में, तो दिल्ली NCR में अच्छा, देखिए घुसपैठियों का जो अड्डा है, जो घुसपैठियों का जो अड्डा है या जो उनकी मंशा है नुकसान पहुंचाने के देश की, वो दिल्ली NCR में ज्यादा है। दिल्ली NCR में हर जगह हो गया, उत्तराखंड में भी नहीं था पहले। उत्तराखंड के प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े, उत्तराखंड से प्रतिनिधि हमारे साथ जुड़े, नहीं है, उत्तराखंड से हमारे साथ सेमवाल साहब और राघव साहब जुड़े हैं। चूंकि उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ये बात कही है कि हम भी कराएंगे, जरूरत पड़ी तो। अभी लकूना इतना ही लगा है कि जरूरत पड़ी। हम समझना चाह रहे हैं कि क्या जरूरत पड़ गई है, क्या घुसपैठियों की जो समस्या है वो इतनी विकराल है? क्यों? क्योंकि जब NRC होगा तो फिर पूरी जो उत्तर प्रदेश में ही कर दिया जाने की बार में, वो भी एक संकेत दिया, वो भी एक संकेत आज गृह मंत्री अमित शाह साहब ने दिया है, क्योंकि वो जो प्रक्रिया उससे प्रदेश के हर एक नागरिक को गुजरना पड़ेगा। राजीव जी, ये क्या कि हमारे यहाँ लागू हो, जरूरत पड़ेगी तो भाई जब नेशनल है वो एक पूरे देश में गृह मंत्री अमित शाह ने आज कोलकाता में कार्यक्रम में संकेत दिया है
कि वो साफ करें। लेकिन हम सेमवाल साहब और राघव जी को जोड़ना चाहते हैं। शिव सेमवाल साहब, आपकी क्या राय है सर? क्या वाकई उत्तराखंड में भी हालात शरणार्थियों, खासतौर से घुसपैठियों को लेकर विषम और विकराल हैं? क्या वाकई एनआरसी की जरूरत वहां भी है? क्या उत्तर प्रदेश की तरह वहां भी कोई अनऑफिशियली इस तरह की प्रक्रिया, इस तरह का कोई चिन्हीकरण शुरू हुआ है क्या? हालांकि यहां डीजीपी साहब त्योहारों का हवाला दे रहे हैं, लेकिन जो डेटा इकट्ठा करने का प्रोसेस है उसमें इस बात को भी ध्यान में रखा जा रहा है। अगर डेटा ज्यादा मिला तो मुद्दा उस तरह से डील होगा, अगर ज्यादा नहीं मिला तो दूसरे तरह से डील होगा, त्योहारों की तरह से रह जाए। सेमवाल साहब, रूटीन प्रैक्टिस। देखिए सर, उत्तराखंड में भी एनआरसी की जरूरत महसूस होने लगी है और वाकई सीएम साहब भी बड़ी शिद्दत से इसकी जरूरत महसूस कर रहे हैं, क्योंकि राज्य बनने के 2.5 साल बाद वो इस यहाँ मंत्रिमंडल के 1/4 पद खाली हैं। जो प्रचंड बहुमत 57 विधायकों प्रचंड बहुमत की सरकार 1/4 मंत्रिमंडल के पद नहीं भर पाई हो 2.5 साल में, उसकी अक्षमता का आप सीधा सीधा अंदाजा लगा सकते हैं। नंबर 1। नंबर दूसरा, जो भाजपा का वोट है, भाजपा को बहुत साफ पता है मुसलमान भाजपा को वोट नहीं देता है। तो एनआरसी जैसा मुद्दा जिसमें हिंदुओं के लिए एक ध्रुवीकरण किया जा सके कि भाई देखो हम आपके लिए एक ऐसा कानून ला रहे हैं कि ऐसा कानून जो 6 धर्मों पे तो लागू होगा लेकिन मुसलमानों पे भी लागू नहीं होगा, तो ऐसा एक जो एनआरसी ये लाने जा रहे हैं, तो सीधा सीधा ये ध्रुवीकरण का मसला है कि ताकि आप सारी चीजें भूल जाए। उत्तराखंड में भी एक मंदी, एक तरीके की मंदी आ गई है। अच्छा, कि छोटे छोटे, कल भी आपने जो इशू उठाया था कि जितने लोकल ठेकेदार हैं, लोकल काम है, कुछ नहीं हो रहा है, सब हाईजैक हो जा रहा है। सारा टर्नओवर इतना करोड़ों में आपने ऊपर कर दिया कि यहाँ के लोकल आदमी को कुछ काम नहीं है, आय जनरेशन नहीं है। जीएसटी नोटबंदी के बाद धंधे ठप हैं, पैसा बचत हो नहीं रही है, खर्चा हो नहीं रहा है, लोगों का सामान बिक नहीं रहा है, आय सृजन हो नहीं रहा, तो फिर आप क्या करोगे? आप भाजपा को वोट कैसे दोगे? सीधी सी बात है कि हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करना पड़ेगा और एनआरसी से बेहतर इसके लिए मुद्दा नहीं है। अभी उधम सिंह नगर में वगैरह में जहां नहीं तो सर एकमात्र उद्देश्य देख रहे हैं आप सेमवाल साहब, आप इधर और उधर कुछ नहीं, एकमात्र उद्देश्य देख रहे हैं, पोलराइजेशन। एकमात्र उद्देश्य है ये सीधा सीधा बताना पड़ेगा कि ये धर्मनिरपेक्ष अगर देश है तो ये आर्टिकल अनुच्छेद 14 जो कहता है कि आप धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, तो आपने कैसे कह दिया कि 6 तो धर्म आएंगे और मुस्लिम नहीं आएंगे इस एनआरसी में? ऐसे धर्म के आधार पर ऐसे वर्गीकरण कैसे कर लोगे आप? क्योंकि आपको पता है कि वही वोट बैंक का ध्रुवीकरण करना है, हिंदुओं का वोट बैंक अपने पास रखना है, जैसे कि अभी आप देख ही रहे पिछले 2-3 टेन्योर। ठीक सर, आपने बहुत ही डायरेक्टली अपनी बात कही, बहुत ही डायरेक्टली अपनी बात कही कि एक ही मकसद है ध्रुवीकरण, एक ही मकसद है पोलराइजेशन। हमें सर और विश्लेषकों से राय लेने दीजिए सेमवाल साहब, फिर हम तुरंत आपके सवाल को लेकर जाएंगे। मतलब ये नहीं है कि कोई भी यहाँ आएगा और रहना शुरू कर देगा अवैध तरीके से, वो भी कहीं ना कहीं देश के लिए ठीक है सर, नहीं है। हाँ, उसको एक लॉजिकल स्थिति में देखा जाना चाहिए। राघव साहब को हम जोड़ ले। आरएस राघव साहब, क्या वाकई पोलराइजेशन ही एकमात्र उद्देश्य है, या फिर जिस तरीके से पिछले कुछ दशकों में क्या दिल्ली, क्या उत्तर प्रदेश और क्या उत्तराखंड बड़े पैमाने पर शरणार्थी ऑब्लिक घुसपैठिए आए हैं? वो पहले आते तो शरणार्थी के वेश में ही हैं, बाद में स्थिति जो हो जाती है ना, और वो जिस तरह के कारनामे सामने आते हैं, आपको लगता है कि वो मूल ज्यादा है या फिर इसके मूल में वोट बैंक की है, इसके मूल में वोट बैंक की पॉलिटिक्स, पोलराइजेशन हिंदू मुसलमान ही है? देखिए, पहले तो मैं अपना परिचय ठीक कर दूं कि मैं एडवोकेट हूं, मैं पत्रकार नहीं हूं, तो पत्रकार संबोधित किया गया। बोलिए सर, बोलिए। दूसरा जो एनआरसी मुद्दा है ना, ये बड़े व्यापक रूप से देखने वाला मुद्दा है। इसको इस तरीके से खाली हम अगर धर्म के आधार पर या ऐसे देखें तो ये गलत होगा। आप देखिए कि जिस तरह की बेरोजगारी है, जिस तरीके से लोग बाहर से आके बेरोजगारी बढ़ाई है, अगर आसाम की बात करें तो 40 लाख से ऊपर ऐसे लोग हैं जिनको ये पाया गया है कि जो आसाम के रहने वाले नहीं है, जो कि बांग्लादेशी हैं। इसी तरीके से अगर पूरे देश में आप देखें, ये समस्या खाली आसाम की नहीं है, जो भी बाहर से लोग आए हैं, चाहे वो घुसपैठिए हैं, शरणार्थी है, वो पूरे देश में कहीं ना कहीं बसे हुए हैं। उत्तराखंड की भी समस्या है। अगर आप उत्तराखंड में भी देखें तो पिछले
दिनों जब से स्टेट बना है बहुत सारे लोग बाहर से आए हैं, वो मजदूरी करने आए हैं, काम करने आए हैं, लेकिन उनका सत्यापन नहीं हो पा रहा है। और ऐसे लोग कब पकड़े जाते हैं? जब कोई क्राइम करते हैं, किसी क्राइम में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि अभी हमारे सेमवाल भाई बोल रहे थे कि खाली मुसलमान देख के ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं है। सत्यापन सबका हो रहा है, और सत्यापन होने के बाद किसको बाहर निकाला जाएगा, डिपोर्ट किया जाएगा, उसकी एक लंबी प्रक्रिया है। उसके अदालतों के रास्ते उनके लिए खुले हैं, उसके बाद वो जाएंगे। लेकिन ये समस्या पॉलिटिकल नहीं है, एक सोशल समस्या है। अगर ये लोग यहाँ रहते हैं तो देश में बेरोजगारी, बाकी अपराधी, और आप एक चीज और देखिए कि ये लोग बड़ी अच्छी तरीके से, बड़ी आसानी से हैंडलर हो जाते हैं आतंकवादियों के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के। तो इनसे जिस तरह का खतरा है, मेरे हिसाब से, मेरे विचार में एनआरसी जो है पूरे देश में लागू होनी चाहिए, उत्तराखंड में भी होनी चाहिए, अगर हमें अपने लोगों को सुरक्षित रखना है और उनके भविष्य को सुरक्षित करना है तो। अच्छा, अब राघव साहब, ये जो 2-3 तर्क आपने रखे, अब जैसे आपने कहा कि बेरोजगारी, सरकार की तरफ से बेरोजगारी का तो कोई तर्क दिया नहीं गया, फिर भी आपने अपनी बात रखी, तो हमें ये बताइए कि रोजगार तो है नहीं। जब रोजगार है नहीं तो फिर बेरोजगारी की बात कहां से सामने आती है? नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने अपने ही उदाहरण में कहा कि ये यहां आते हैं, मजदूरी करते हैं, काम करते हैं, तो इसको आप दूसरे पहलू से भी देखिए कि जब आपको अपने यहां मजदूर की जरूरत होती है तब तो आप उनको वेलकम करते हैं, और जब आप वहां उनसे कोई काम, कोई निर्माण करा लेते हैं, फिर आप उन्हें कह देते हैं कि आप घुसपैठिए हैं। भाई, जिससे आप काम कराएंगे उसको आप वहां कुछ तो रहने, खाने पीने की स्थिति देंगे। जैसे आप दिल्ली एनसीआर में ही देख लें कि वो लोग जहां भी काम करते हैं, जिन परिवारों में उनकी महिलाएं काम करती हैं या पुरुष जहां भी काम करते हैं, वो उन्हीं के घरों में जाते हैं जो उनके बाशिंदे हैं। तो यानी नागरिक जब उनकी सेवा ले रहा है तब उसे कोई परहेज नहीं है, लेकिन अचानक एक स्थिति आ जाती है और फिर बिल्कुल परहेज हो जाता है और उनको बाहर कर दिया जाता है। तो ये सजगता या ये व्यवस्था पहले से लागू क्यों नहीं होती? ये अचानक आके गरमा के फिर लागू क्यों हो जाती है? जैसे इसको हम दूसरे उदाहरण से भी आपके सामने रख रहे हैं। देखिए, बंबई में, मुंबई में, महाराष्ट्र में, यूपी, बिहार के लोगों के साथ क्या सलूक होता है, ये बीच बीच में मुद्दा उठ जाता है। उसका दूसरा पक्ष यह है कि अगर यूपी बिहार के लोग वहां मेहनत न करें, अगर यूपी बिहार के लोग वहां ऑटो रिक्शा या बाकी दूसरे काम न करें, तो वहां बड़ी अजीब स्थिति पैदा हो जाए। यही मसला पंजाब के संदर्भ में है। तो अगर इसको आप दूसरे लिहाज से देख लें तो ये हमारे नागरिक ही जिम्मेवार है ना इन सारी चीजों के लिए। अब 100 में 4 आदमी खराब निकल गए तो आप कह रहे हैं कि साहब एनआरसी होनी चाहिए। इस बात का कोई जवाब है क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल है। देखिए, जो भी लोग इनको अपने यहाँ काम करने के लिए रख रहे हैं, वो लोग ये समझ के नहीं रख रहे हैं ये बांग्लादेशी है, वो इन लोगों को हिंदुस्तानी ही समझ के रख रहे हैं। और ये लोग किसी को बताते भी नहीं है बांग्लादेश से आए, ये लोग बताते हैं हम बिहार से आए, उत्तर प्रदेश से आए, या किसी और स्टेट से आए, बंगाल से आए। आप बताइए, मुझे एक उदाहरण दे सकते हैं जिसने कहा हो मैं बांग्लादेशी हूं और साहब आपके यहाँ काम करना चाहता हूं और उसको काम दिया हो? कोई काम नहीं देगा बांग्लादेशी के नाम से। लेकिन बांग्लादेश शुरू से ही आजादी के जब पाकिस्तान आजाद हुआ तभी से डिस्टर्ब था, और उसी समय से लोग जो है मजदूरी करने आसाम में, नॉर्थ ईस्ट में, बंगाल में आ रहे थे वहां पर, क्योंकि वहां पर चाय बागान थे, चाय बागान में इनको नौकरी मिलती थी, और क्योंकि ये सस्ती मजदूरी पे काम करते थे तो लोगों ने रखा इनको वहां पर। लेकिन आज अगर आप देखें तो कोई किसी बांग्लादेशी को, पाकिस्तानी को नौकरी देने नहीं जा रहा है। अच्छा, ठीक है, चलिए, आपका पॉइंट वैलिड है, आपने अपने तरह से तर्क रखा। हम जल्दी से यशवर्धन जी को जोड़ें और फिर हम जरा दिवाकर जी के पास चलें कि पार्टी क्या सोच रही है इस एक्सरसाइज के पीछे। दिलीप, यशवर्धन जी हमें बताइए कि इस समस्या का, यानी जहां से इसका उद्भव हो रहा है और जिस वजह से एनआरसी की जरूरत पर जोर दिया जा रहा है और एक एक्साइज पुलिस महकमे ने शुरू की है, हालांकि त्योहारों की वजह ही बता के शुरू की है, लेकिन एक ये है उसमें नजरिया कि साहब आप ये डेटा भी इकट्ठा करिए। हमें ये बताइए कि क्या समस्या का सही चिन्हीकरण किया जा रहा है या फिर इस समस्या को तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए अपनी अपनी तरह से पेश करने की कोशिश हो रही है? क्या है, क्या उत्तर प्रदेश में वाकई घुसपैठी इतनी बड़ी समस्या है कि एनआरसी जरूर होना चाहिए?
राजीव जी, एनआरसी होने का जो मुद्दा शुरू हुआ है, इसके पीछे पॉलिटिकल उद्देश्य है या क्या उद्देश्य है, उद्देश्य की बात मैं बाद में करूंगा, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर कोई भी आदमी इस देश के अंदर इलीगल इमिग्रेंट है, इलीगल निवासी है, तो उसको इस देश से निकाला जाना चाहिए। और इस बात की प्रक्रिया 1948 में हमारा देश आजाद हुआ था और 1951 के सेंसस के बाद सबसे पहले एनआरसी का काम शुरू हुआ था और 51 के बाद दोबारा एनआरसी का काम कभी शुरू नहीं हुआ। और उसके बाद इंडियन सिटीजंस एक्ट 1955 बनाया गया। उस 1955 में नेशनल रजिस्टर के साथ साथ स्टेट रजिस्टर की मान्यता भी दी गई, जो सबसे पहले आसाम में दी गई थी, क्योंकि आसाम में सबसे ज्यादा इलीगल इमिग्रेंट्स हुआ करते थे। तो ये इलीगल इमिग्रेंट्स की समस्या भारत उत्तर प्रदेश में है, उत्तराखंड में है, कहां पर, इससे ये मायने नहीं रखता है। मायने ये रखता है कि अगर घुसपैठिया हमारे देश में है तो वो देश के किसी भी हिस्से में अगर नुकसान पहुंचा सकता है तो वो देश को नुकसान पहुंचा रहा है। और जो गलत इंटेंशन से इस देश में आया है तो वो अपने आप को छुपाने के लिए, अगर उसको पता है कि आसाम में सबसे ज्यादा घुसपैठिए होते हैं, वहां आसानी से ट्रैक किए जा सकते हैं, दिल्ली का राज खुल चुका है, तो वो उत्तर प्रदेश में भी आ सकते हैं। और इस समय चूंकि त्योहारों का जो माहौल है, त्योहारों के माहौल में ये भी पता होता है कि जो पुलिस का ध्यान है वो त्योहारों के मैनेजमेंट में, सिटीजन्स की सिक्योरिटी पर, वीआईपीज की सिक्योरिटी पर लगा होता है, तो इसका फायदा वो लोग उठाते हैं। अब इसको आप पॉलिटिकल, जैसे कि अभी एक महोदय कह रहे थे कि ये पूरा पोलराइजेशन के पर्पज से किया जा रहा है, मैं इस बात से बिल्कुल भी इत्तेफाक नहीं रखता। यहां पोलराइजेशन की तो कोई बात ही नहीं है। अगर आप एक गैर लीगल आदमी आपके घर में घुस के बैठा है और उसको निकालने की बात कही जा रही है और आप इसको राजनीतिक रंग दें, तो हो सकता है राजनीतिक रंग हो, क्योंकि राजनीतिक पार्टियां तो हर चीज में राजनीतिक बेनिफिट उठाना चाहती हैं। लेकिन अगर राजनीतिक उद्देश्य है, इवन दो ये मेरे देश के लिए बेनिफिट है, नेशनल रजिस्टर बनना चाहिए, स्टेट रजिस्टर आसाम के लिए परमिटेड है। मैं तो कहता हूं कि सिटीजंस एक्ट 1955 में फिर संशोधन होना चाहिए और ये सारे स्टेट्स के लिए बनना चाहिए, क्योंकि नेशनल रजिस्टर तभी तैयार हो पाएगा जब सारे स्टेट का कोऑपरेशन उसमें होगा। और इस देश को घुसपैठियों से फ्री होना चाहिए। घुसपैठियों पर जब रोक लग जाएगी तो बहुत सारी इलीगल चीजों को आप रोक पाएंगे। बेरोजगारी की बात अभी एक महोदय कर रहे थे, आपने कहा कि रोजगार तो है नहीं तो बेरोजगारी की बात कैसे आएगी। तो ये बात सत्य है कि रोजगार नहीं है तो बेरोजगारी की बात कहां से आएगी। लेकिन अगर कोई इलीगल आदमी है और वो क्लेमेंट भी है, लीगल तरीके से क्लेमेंट है, तो अगर रोजगार आएगा तो हो सकता है उसके उसकी दावेदारी बन जाए। तो जो एलिजिबल है इस देश का निवासी, उसको रोजगार नहीं मिलेगा। जैसे एक भविष्य की बात करी जा रही है कि भाई राजनीतिक पार्टियां राजनीतिक उद्देश्य से ये काम कर रही हैं, तो बेरोजगारी का मुद्दा भी ऐसे ही भविष्य के उद्देश्य से देखा जा सकता है। सर ठीक, ओवरऑल मेरा कहना है कि पहले तो इसमें राजनीति देखी नहीं जानी चाहिए। ऑल्दो अगर इसमें कोई राजनीतिक हित, नफा, नुकसान किसी का भी है, राजनीतिक दल राजनीति करेंगे, बिल्कुल सही आपने कहा, तो भी ये होना चाहिए क्योंकि ये देश के लिए, प्रदेश के लिए अच्छा है, इसको होना चाहिए। ठीक है, अब हम जरा दिवाकर जी के पास दोबारा जाएं। और आज अमित शाह साहब ने क्या कहा उसको भी लेकर आएंगे बीच में। उन्होंने कहा कि हिंदू शरणार्थी को कुछ नहीं होगा। एक मिनट सर, हम आ रहे हैं आपकी बात, लेकिन हम पहले आपकी बात का जवाब सेमवाल जी से ही ले लेते हैं, उसके बाद दिवाकर जी के पास जाएंगे। सेमवाल जी कुछ आंसर करना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं साहब, कोई इस तरह का पॉलिटिकल कोई एजेंडा नहीं है, और अगर है भी तब भी होना चाहिए। शाह जी ने जो बात कही है सही कह रहे हैं। मैं वही बात तो कह रहा हूं कि भाई असम में 40 लाख में से आपके 10 लाख तो हिंदू शरणार्थी हैं, हिंदू घुसपैठी हैं। अगर आपने उनको बाहर कर दिया तो इनको पता है कि ये तो आत्महत्या हो जाएगी भाजपा की, अगर वहां ऐसा कर दिया। तो ये लोग संविधान में इस तरीके नागरिकता वाले उसमें संशोधन लेके आ रहे हैं कि भाई केवल जो मुसलमान होंगे वो इस दायरे से बाहर होंगे, बाकी जो 6 धर्म होंगे उन पे वो चाहे तो नागरिकता ले सकते हैं। अरे अगर वो 6 धर्म नागरिकता ले सकते हैं तो मुसलमान क्यों नागरिकता नहीं ले सकते? ये बात तो तय करनी पड़ेगी ना। या ये कहना चाहते हैं कि ये भारत केवल हिंदू देश है और मुसलमानों पे ठप्पा है कि वो वही गलत काम करेंगे, कोई सिख या कोई ईसाई या पारसी जैन बुद्ध जो है गलत काम नहीं कर सकता है, या कोई हिंदू है सब दूध के धुले हुए, ये कहना चाहते हैं। ये सीधा सीधा सर इसको जो इन्होंने अभी संविधान संशोधन जो लाने जा रहे हैं इसमें एनआरसी वाले में कि जो मुस्लिम होंगे वो इस दायरे से बाहर होंगे, तो ये सीधा सीधा एक तो ये मतलब ये है पॉलिटिक्स है ना, यहाँ पॉलिटिक्स है। ठीक है सर, हाँ आप अपनी बात पूरी कर ले, हम जरा दिवाकर जी से आंसर लेना चाहते हैं कि क्या वाकई डबल स्टैंडर्ड है। सर मैं एक छोटी सी, हाँ पूरा करिए सेमवाल साहब, पूरा वक्त आपके पास है, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि भैया मैं तो दिन भर घूम लेता हूं, फल वाले के पास जाओ, बाल कटाने वाले के पास जाओ, मुझे तो कहीं मुसलमान दिखाई नहीं देता।
हमारा समाज कहीं भी हिंदू मुस्लिम में बटा हुआ नहीं है, पर ये जो बीजेपी है जिस तरीके से पोलराइजेशन कर रही है, इस तरीके से आदमी सोचने लगा है कि यार वो हिंदू वाले की दुकान कहाँ होगी, ये झटका मटन साहब कहाँ होगा, ये फलाना कहाँ होगा। जब ये दिमागों में इस तरीके से इंसर्ट करोगे आप कि नहीं जी ये खराब है, ये खराब है, नहीं जी मुसलमानों को तो भारी रखेंगे, तो रोज रोज यही बात बोलोगे, तो आप अपने पॉलिटिकल कार्डर में ये बात बुलाओगे, सोशल मीडिया के थ्रू ये बात बुलाओगे, आपका पूरा मैनेजमेंट इस तरीके से हो गया है कि पब्लिक कहीं बची नहीं है, दिमाग आप रखने नहीं दे रहे हो, आपने सारे चैनल कब्जा लिए हैं, आपके समर्थित जिन्होंने अडानी अंबानी लोगों को उनके 20-22 चैनल आपने उनके पास दे दिए हैं, सब तरीके से आप उनको सपोर्ट करोगे तो एक ही बात कहेंगे, और हमको भी लगेगा आम आदमी को कि हाँ यार अब तो मुसलमान ही तो आतंकवादी वो होते हैं, डिवीजन ये बड़ा तो शार्प होते हैं, और है, आप वो ये कह भी कहते हैं। दिए ठीक है, कि सवाल साहब, हम जवाब लेते हैं सर, हमारी पोलराइजेशन जिम्मेवारी और आपका सवाल भी है। आप ये कह रहे हैं कि इस मैं ये डिवीजन कह को रहा इतना शार्प कर देना है जिससे 24 घंटे आदमी वही सोचे, है ना। आप अपना निजी तजुर्बा भी शामिल कर रहे हैं कि मैं तो सुबह से शाम तक घूमता हूं। राजीव शर्मा जी, मुझे तो कोई नहीं दिखता, लेकिन ये चाहते हैं कि साहब आप जानबूझकर ये देखें, है ना, ये चाहते हैं। ठीक है दिवाकर जी, आप पर जिम्मेवारी है कि आप इस प्रश्न का उत्तर दें। एक तो ये वो ये कह रहे हैं कि हमारा खेल हो गया विज्ञापन से। ठीक सर, ठीक दिवाकर जी, एक तो साफ वो ये कह रहे हैं कि आपका पॉलिटिकल एजेंडा है, आप इस डिवाइड को और शार्प करना चाहते हैं जिस वजह से ये कर रहे हैं आप। दूसरा, जिस अमेंडमेंट बिल की भी बात की जा रही है उसमें भी वो कह रहे हैं सेमवाल साहब, बाकी विश्लेषकों की टिप्पणी का तो आंसर करिए ही करिए, लेकिन सेमवाल जी की टिप्पणी का खास तौर पर करिए। वो ये कह रहे हैं कि जो आप अमेंडमेंट ला रहे हैं उसमें भी आप ये कह रहे हैं कि बाकी 6 धर्मों को आप नागरिकता दे देंगे अगर वो एप्लीकेशन करेंगे तो, अप्लाई करेंगे तो, लेकिन आप पर्टिकुलर एक धर्म विशेष को नहीं देंगे। ये डबल स्टैंडर्ड क्या है? और इस डबल स्टैंडर्ड के रखते हुए भी पता नहीं आगे बिल में क्या होगा, जब वो आएगा तब हम देखेंगे किस तरह का स्वरूप रहता है। तो आपको नहीं लगता कि ये तो फिर साफ, आप चाहे इसे जिस शब्दों में बनाएं, पिरोएं, बताएं, लेकिन एजेंडा तो साफ ही दिख रहा है। दिवाकर जी जी राजीव जी, राष्ट्र हित की बात करना, राष्ट्र के बारे में बात करना, हमारे वरिष्ठ पत्रकार महोदय को पता न कहां से लग रहा है कि पोलराइजेशन शब्द लाए। हम राष्ट्र हित की बात न करें, राष्ट्र के बारे में न सोचें, हम राष्ट्र के लिए कानून न बनाएं, इनको पोलराइजेशन दिखाई दे रहा है। हमने तो ये नहीं कहा कि जो वैध हैं, जो हमारे देश के हैं, उनको हम कहीं दिक्कत कर रहे हैं। हमने तो ये कहा कि आप नहीं हैं, जो स्लीपर सेल में आप काम करते हैं आकर के बांग्लादेश से और देशों से, जो आतंकवादी घटनाएं करते हैं, जो अपराध करते हैं बाबरिया गिरोह की, इसका जिम्मेदार कौन होगा? आप नहीं समझते उनकी मंशा क्या है? इनकी मंशा तो केवल एक पार्टी को बदनाम करने की है। पार्टी देश हित में काम न करे, पार्टी केवल देश के बारे में सोचे ना, जो कैसे पार्टी का हित होगा। इनकी बात में तो हमें कहीं से सिर पैर की बात भी नहीं दिखाई दे रही है कि इन्होंने इतना बड़ा इलिगेशन लगाने का काम पार्टी किया। पार्टी देश हित की बात न करे। आसाम में क्या हुआ? आसाम पोलराइजेशन करने के लिए गए थे हम। बांग्लादेश में क्या हो रहा है आपको पता है? रोहिंग्या मुसलमान कितना दिक्कत कर रहे हैं, उसको हम कहें हिंदू हैं। हम आतंकवादी शब्द हम किसी जात धर्म पे नहीं कहते, आतंकवाद की कोई जात नहीं होती है, लेकिन जो इस घृणित कार्य में है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून बना, सख्त से सजा मिलेगी। और जहां तक आप बात कर रहे हैं हिंदू शरणार्थी की, अगर और देशों में हिंदू क्या हो रहा है आपको 20 ग्लोबल में नहीं पता चला? पाकिस्तान में क्या हो रहा है, कितना हो रहा है, बांग्लादेश में कैसे हमारे हिंदू भाई रह रहे हैं, कितना अपराध हो रहा है, बहन बेटियां बहुएं सुरक्षित नहीं है। आप कहां की बात कर रहे हैं? उनकी एक मेजॉरिटी है जो अपने मुस्लिम राष्ट्र घोषित किया है। हम ही तो हैं जो धर्मनिरपेक्ष हैं और सबका समान आदर करते हैं। इसकी बात करना कहां से गुनाह है भाई? आप बताइए जरा इसको हमको। राष्ट्रहित हमारा सर्वोपर है, राष्ट्रहित पे काम करेंगे। जितना सख्त से सख्त कानून बनाने की जरूरत है उतना सख्त से सख्त कानून बनेगा। और मेरी समझ से आज जो हमारे आदरणीय सम्मानित गृह मंत्री जी कहे हैं, पूरे देश में यह लागू होना चाहिए, एक ही प्रदेश में नहीं। अभी तो हमारे प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी ने और मुख्यमंत्री जी ने कहा है यह तो पूरे देश में लागू होना चाहिए। अवैध हमारे देश में, हमारे संसाधन का हमारे देश में जन्म लिए हुए हमारे भाइयों का अधिकार है। उनके यहाँ जो हमको अधिकार नहीं मिलता तो हम क्या है? ठीक है दिवाकर, जब एक काउंटर सवाल शब्द को कहें आपको अच्छा नहीं लगेगा? हाँ बोलिए। अच्छा या बुरे की परवाह मत करिए सर, आप बोलिए। आप एक पार्टी के प्रतिनिधि और प्रवक्ता के तौर पर अपनी बात रख रहे हैं। संसदीय भाषा हो को या संसदीय टिप्पणी न हो, आप बोलिए जो बात आप रखना चाहते हैं। इस पैनल में हर एक को आजादी है अपना विचार, अपनी बात रखने के लिए। बोलिए। मैं कह रहा हूं राजीव जी, अपने
भारतवर्ष की अपने राष्ट्र की सीमा के अंदर अवैध नागरिकों को रहने की कोई इजाजत हमारी सरकार देने वाली नहीं है। अच्छा ठीक, अब हम हमारा कोई आपराधिक ठीक है कृत्य सर। और ऐसे कार्यों को करने अच्छा, नहीं देंगे। ठीक, इस ठीक। संसाधन पे हमारा अधिकार है हाँ। जो हमारे भारतवासी लेंगे। अच्छा, ठीक। अब और हम हमारे देखिए, भाई हम जो भूल भी तो विदेश में जाते हैं सर, प्रताड़ित हो सवाल, अब रहे एक दो हैं, सवाल ले अगर लीजिए। वो आते हैं तो उनके लिए हम एक दो सुरक्षित सवाल ले लीजिए सवाल सर, मुहैया ध्यान से उतर कराएंगे। जाते हैं फिर। सवाल ले लीजिए, सवाल जी, जी, हमें बताएं। ये बताइए, देखिए दिवाकर जी, फिर हम विश्लेषकों के पास आए जी, बताएं। कि इसी एनआरसी और इसी ये जो राष्ट्रभक्ति और हम राष्ट्र निर्माण न करें, जो भी अभी आप कह रहे थे, आपको पता है कि आपकी पार्टी के असम के नेताओं का क्या बयान था वहां एनआरसी होने के बाद? आपको मालूम है? आपको मालूम है, आप जानते हैं कि असम में जहां एनआरसी हो चुकी है वहां हमारे- बीजेपी का स्टैंड क्या है और उनके किस तरह के बयानात आए हैं उसके बाद? है जानकारी सर आपको? जी राजीव जी, नहीं जानकारी यह है बहुत- आपको उनके बयानों के बारे आप में? राजीव जी अगर कोट करें एक मैटर तो हम अरे बताएं कब उस पे। उन्होंने विरोध किया है, उन्होंने कहा किसी ये विशेष कैसी नेता एनआरसी, के बयान की उन्होंने जानकारी कहा नहीं। ये कैसी एनआरसी। और अगर असम का ही हम केवल उदाहरण रख लें तो एक नहीं 20 ऐसे उदाहरण हैं जिस वीर सैनिक सिपाही ने कारगिल की लड़ाई लड़ी उसका परिवार उसमें शामिल नहीं है ना? जिस व्यक्ति के पूरे परिवार ने देश की रक्षा में राजीव जी, जान अगर कुर्बान त्रुटि कर हुई हो दी, तो उसका संशोधन उसका होना चाहिए। अरे जी। देखिए हमारी बात आप सुनिए ना, जिस तेजी से आप ये बात रख रहे हैं और राष्ट्रभक्ति और हर चीज को राष्ट्र से जोड़ रहे हैं, एक जो मॉडल हमारे सामने है, हम वो मॉडल रख के आपके सामने बात कर रहे हैं कि आपके वहां के उप मुख्यमंत्री ने, आपके वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने और तमाम नेताओं ने किस तरह की टिप्पणियां एनआरसी को लेकर की हैं और उसे कैसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने की बात कही है। इसको आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में जब होगा, देश में जब होगा, तब तो हमारा आप बात करेंगे ही। नंबर 2, आप जो आप कह रहे थे कि क्या हम न करें, क्या ये राष्ट्र के हित में नहीं है? हमें ही बताइए, नहीं हमें ही बताइए सर, हमें ही बताइए कि रोजगार देना राष्ट्र हित में है या नहीं है? जी, आर्थिक मंदी पर नियंत्रण करना राष्ट्र हित में है या नहीं है? एकदम महंगाई पर राजीव काबू जी, करना पूरी राष्ट्र हित में है या नहीं है? कानून व्यवस्था एकदम बेहतर राजीव करना जी। राष्ट्र हित में है या नहीं है? इन कामों में ये भी तो सबके राष्ट्र हित काम हो ढूंढिए, रहा है। देखिए सर, इन कामों में भी तो राष्ट्र हित देखिए। आपको पता है कितने राजीव बड़े जी। पैमाने पर लोग बेरोजगार हो रहे हैं? जी जी, मैं इसी आर्थिक पे कह स्थिति रहा का हूं। क्या हाल है ये आपको मैंने- मालूम है? तो जी, वो भी मैंने इस राष्ट्र हित सबको के कोट विषय है कर दिया। सर। जो हमारे संसाधन है उस पे हमारा हक पहले है। हाँ, जो हमारे संसाधन है कौन उस पे कह हमारा रहा? हक है। कौन इसीलिए आपको हम कहें कि ये संसाधन बहुत छीन रहा? जरूरी है। और राजीव जी, जो प्रक्रिया में त्रुटि हुई है, हाँ, नहीं संसाधन पे, जो हमारे रोजगार पे, जो और कामों पे अपना काम कर रहे हैं, अरे आकर सर, के कौन दूसरे देशों से छीन रहा है उपयोग ये कर तो रहे हैं। बताइए, ये कहाँ तो कर छीन रहा है रहा ना, और स्लीपर सेल में अलग से काम करते हैं। ओहो सर, स्लीपर सेल वालों को मैं मारिए, बता रहा हूं पकड़िए, सर, अभी है ना? उदाहरण- वो घुसपैठिए उदाहरण जहां अभी बॉर्डर प्रस्तुत से किया आते गया। हैं, जहां बॉर्डर से आते हैं वहां भी हमारी तमाम व्यवस्थाएं हैं, वहां जी, पर जी। चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। जी। आप एनआरसी बेशक कराएं, लेकिन एनआरसी में ही पूरा राष्ट्र एकदम हित है बैलेंस हो रहा और है। बाकी कोई चीज एकदम राष्ट्र हित बैलेंस की हो नहीं रहा है, है। ऐसा नैरेटिव या ऐसा नरेशन भी न बनाए। हमारी यही गुजारिश है। अब आपने जो कहा और आपके कहने से लग रहा है कि ये इतनी जरूरी चीज है, इस पर हम एक कमेंट ले लेते हैं और फिर हम आपके पास दोबारा आएंगे, समय बचेगा तो। आरबी उपाध्याय साहब, अब दिवाकर जी को सुन के तो ऐसा लगा कि इतनी जरूरी चीज है कि हो ही जानी चाहिए, और हमें तो लगता है कि सरकार अब इस पर देर भी ना करे, अगले 6 महीने में पूरे देश में ही हो जाए, अगर सब समस्या इससे ही है तो। अभी दिवाकर जी से सुनने तो लग रहा है कि सारी समस्या इसी वजह से है। हमें तो लग रहा है कि बेरोजगारी इसी वजह से बढ़ी है। जैसे ही सारे घुसपैठिए बाहर हो जाएंगे, देश में रोजगार की बाहर आ जाएगी। देखिए राजीव जी, सरकार क्यों करती है? सरकार को कोई सपना नहीं आता है। अभी मैं सेमबाल जी को सुन रहा था कि भी ये सब बेकार की बातें हैं। जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है, पहले आसाम में भी बहुत हल्के में लेते रहे कि भी कोई नहीं है, आ रहे हैं चाय बागान में काम कर रहे हैं, लेकिन जब उन्हें देखा कि भी हम अल्पसंख्यक हो गए और जो घुसपैठिए हैं ये बहुसंख्यक हो गए, वो जबरदस्ती हमारे घरों पर कब्जा करने लगे, तब उनको ये हुआ कि भी ये तो बड़ा गलत हुआ, ये लोग तो हमें बिल्कुल भी हाशिए पे किए चले जा रहे हैं। जब पानी सर से ऊपर गुजर जाता है, तब फिर वो लोग ये चाहते हैं कि भी अब हमारी कैसे भी रक्षा हो, तो वो सरकारों को या राजनीतिक जो भी लोग हैं उन सबके पास जाते हैं और फिर कोई एक रास्ता खोजा जाता है, और फिर राजनीतिक दल है जो जनता चाहती है वो उसी बात को उसके बीच में जाके कहते हैं कि भाई घुसपैठ बहुत बड़ी समस्या है, और वाकई में है। सेमबाल जी से पानी सर के ऊपर होकर उतरने लगेगा उत्तराखंड में, जब वो बहुसंख्यक हो जाएंगे, जब सेमबाल जी अल्पसंख्यक हो जाएंगे, सेमबाल जी घर के ऊपर कब्जा हो जाएगा, तब सेमबाल जी सरकार से और तब कहेंगे, तब राजनीतिक दलों को लोग कहेंगे कि भी इसे हमें मुक्ति दिलाओ, और तब
वो पोजीशन आती है कि फिर वो राजनीतिक दल एजेंडा लेके जाता है कि हाँ घुसपैठियों को बाहर निकालेंगे, लेकिन आप लोग हमारी सरकार लाई है, सरकार लाते, ये बात अलग है कि सरकार बनने के बाद में भाषा बदल जाती है। वो कहते हैं भाई ऐसा नहीं हो सकता, ये बड़ा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम बोलने से पहले जब आप कह रहे थे, और मैं तो विपक्ष को भी एक नसीहत देता हूं कि जिस समय ये राष्ट्र की बात करके घुसपैठियों को बाहर करने की बात करते हैं, विपक्ष को साथ खड़ा होना चाहिए कि चलिए निकालिए, आप निकाले सही, तो वहां फेलियर पता लगेगा कि भाई ये नहीं कर सकते हैं, तो वहां एक कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगेगा। होता क्या है, ये ध्रुवीकरण हो कैसे जाता है कि एक कहता है निकाल दो, दूसरा कहता नहीं भाई। जैसे कि हमारा अभी जो पैनल है उसमें लोग कह रहे हैं कि नहीं ये बिल्कुल अभी गलत है। हिंदू मुस्लिम देखिए, हिंदुओं के लिए कहीं और कोई जगह नहीं है सिवाय हिंदुस्तान के। वो अगर मान लीजिए बांग्लादेश में जाएगा काट दिया जाएगा, पाकिस्तान में जाएगा काट दिया जाएगा, वहां पुजारी नहीं हो सकता, वहां मंदिर नहीं हो सकता, वहां हिंदू नहीं हो सकता। और मेरे ख्याल सेमवाल जी जाके देख लें, हमारी धर्मनिरपेक्षता का लोग तो पानी सर से ऊपर चला गया, आप यही कह रहे हैं ना। आप तो ऐसी जरूरत आ गई कि पानी ऊपर चला गया। धीरे धीरे पोजिशन 6 महीने में हो जाना चाहिए, धीरे धीरे अलार्मिंग पोजिशन हो रही है पूरे देश में 6 महीने में हो जाना चाहिए। मतलब देश की सारी समस्या एनआरसी में ही है। 6 महीने नहीं हो सकता। और ये कोई मैं पहले भी कह चुका हूं कि मान लीजिए आप कहेंगे ये बांग्लादेशी है तो बांग्लादेश उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो फिर सर निदान करेगा। अच्छा फिर क्या निदान है सर? ओहो, आपने दोनों बातें कह दी सर। हमने कर ली पूरी एक्सरसाइज, 6 महीने साल भर में कर ली, साल नहीं 2 में कर ली, कहां छोड़ के आएंगे? हमें अपने सिस्टम को फुल प्रूफ करना होगा, जिससे और घुसपैठ की जो समस्या है वो और जो घुसपैठी आना चाहते तो सर आप पहले एनआरसी करें या सिस्टम फुल प्रूफ करें? सिस्टम को पहले फुल प्रूफ करना होगा, एनआरसी बाद में करें। वो कोई आसमान से नहीं टपकते हम सेमवाल जी को चूंकि हमारे इसी सिस्टम सेमवाल जी को लक्ष्य करते हुए आपने बात कही है, हम सेमवाल जी को जोड़ेंगे, लेकिन पहले राजीव शर्मा जी का एक काउंटर। सर बताइए। बिल्कुल राजीव शर्मा जी, क्या है निदान? क्या वाकई पानी सर से ऊपर चला गया है और होना ही चाहिए साहब? राजीव जी, हमारे देश में अंदर आने के बाहरी देशों से 3 रास्ते हैं, बाई एयर, बाई रोड या पानी में से। एयरफोर्स आसमान के लिए हमारे पास एयरफोर्स है निगरानी की, ठीक बात है। वहां से आएंगे तो हवाई अड्डे पे चेकिंग होगी, कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे। सड़क मार्ग से कहीं से भी आएंगे तो हमारी सेना, बीएसएफ, आईटीबीपी समथिंग सारी लगी हुई है बॉर्डर के। जल मार्ग में से आएंगे, हमारे पास नेवी है। मेरी समझ में तो ये नहीं आ रहा कि घुसपैठिए आ कैसे जाते हैं। भाई लीकेज कहीं तो है ना, और उसका कोई ना कोई जिम्मेदार है। देखिए जिस तरीके से हम इस चैनल में बैठे हैं, हम इस स्टूडियो में बैठे हैं, इस स्टूडियो में आने के 2 ही रास्ते हैं, या तो मैं मेन गेट से अंदर आऊं या छत पर आऊं, जो जीना है, और तो कोई रास्ता है नहीं, या खिड़की उखाड़ के आऊं। जब गेट पे चौकीदार बैठा रखा आपने, चौकीदार मीन्स प्रधानमंत्री ना लीजिए, गार्ड लीजिए। देखिए नहीं राजीव, छत पर से आ रहा हूं तो वहां से कोई मुद्दा ही है, आ कहां से रहे? कई जगह हमारी सीमाएं उस तरह से डिफाइन नहीं है। जैसे उपाध्याय जी ने कहा, एनआरसी से भी ज्यादा पहले जरूरत है घुसपैठियों को रोकने की। जो आ चुके उनका तो समाधान करेंगे और करना चाहिए। रोज आ रहे हैं, रोज डेली बढ़ता चला जा रहा है, मगर पहले जो आ रहे हैं उनको रोका जाए। पहले ये जरूरत कि जो आ रहे हैं उनको पहले रोका जाए। एक बात बताइए, पाकिस्तानी आतंकी हमारे यहाँ आ जाते हैं, कहीं से तो आ रहे हैं, कोई तो रास्ते हैं। जब एक छोटा सा कमेंट फिर हम सेमवाल साहब के पास जाएंगे। ये जो हिंदू शरणार्थी वाली बात, जिस पर सेमवाल जी ने भी कहा और उपाध्याय जी ने भी कहा, और उपाध्याय जी ने तो ये तक कहा कि साहब कोई देश नहीं है, केवल हिंदुस्तान है, भारत है। हिंदू के लिए तो और राष्ट्र हिंदू के लिए कुछ कहां बसेगा जाके? वहां जाएंगे तो ये होगा, वहां जाएंगे तो ये होगा। ये राजीव जी, इस बात से मैं काफी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि मुस्लिमों के लिए और भी कई कंट्रियों में ऑप्शन है, मगर हिंदुस्तान के लिए उतना दूसरी कंट्रियों में ऑप्शन कोई ऑप्शन नहीं है। और इस देश का बंटवारा धर्म के ऊपर हुआ था। पाकिस्तान जाएगा वहां पिटेगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के लिए तो 2 धर्म के ऊपर बंटवारा था, वो घुसपैठियों के लिए तो कहीं भी नहीं है। फिर मगर मुद्दा ये है, मुझे इस बात से सख्त ऐतराज है जो कहा गया कि ये 6 धर्म के लोग अगर अवैध भी हैं, ये आवेदन करेंगे तो इनको रेगुलराइज किया जाएगा, वैध कर दिया जाएगा। इस पर आपको आपत्ति तो नहीं करेगा? क्यों? इस पे आपको आपत्ति क्यों है? नहीं, क्यों नहीं है? नियम हो तो सबके लिए बराबर हो, नहीं हो तो किसी के लिए। इनके नियम में हालांकि आएगा, अभी आया नहीं है, जब आएगा तब पता लगेगा कि इनका क्या स्टैंड है, लेकिन अभी डबल स्टैंड। राजीव जी, एक नियम के तहत
एक को फांसी और को जीवन दान, ये नहीं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये ठीक, कथनीय करनी अब है। चूंकि उपाध्याय जी ने भी सेमवाल जी को लक्ष्य करते हुए बात कही, हम सेमवाल जी को काउंटर का मौका देते हैं और उसके बाद राघव जी, दिलीप, यशवर्धन जी, दिवाकर जी को हम जोड़ेंगे। सेमवाल जी आंसर करिए जो उपाध्याय जी ने यहां कहा। भाई एक ही अपराध में दोनों सर, मेरा कहना है- सुने। फांसी तो दोनों को जीवन दान तो जीवन दान तो। इस देश में सर एक सेकंड देखिए, घुसपैठिए मैं भी मानता हूं, हम लोग भी मानते हैं कि घुसपैठिए कोई भी हो उसे चिन्हित करके बाहर किया जाना चाहिए, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि जो 6 धर्म हैं वो अगर नागरिकता मांगेंगे, शरणार्थी बनाएंगे तो हम उनको ले लेंगे और जो मुसलमान होंगे उनको नहीं लेंगे। जब भारत पाकिस्तान बना था तो पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पे, चलो जी पाकिस्तान बन गया, लेकिन भारत ने क्या कहा था तब? जिस गांधी को ये आज सर पे बिठा के घूमती है बीजेपी, उन्होंने क्या कहा था? ईश्वर अल्लाह तेरो नाम। हम भारत एक सर्वधर्म संभाव सेकुलर देश के रूप में हम लोग बने थे। तो जब हम सेकुलर बने थे देश, हम लोग कोई धर्म के आधार पे हिंदू राष्ट्र नहीं बने थे। तो जब ये बात पहले से तय हो गई, या तो आप उसका जब उल्लंघन कर रहे हैं तो आपको बताइए ना कि आपने ये क्यों किया इन मुसलमानों को, नंबर 1 बात। दूसरी बात, जब मुसलमानों को आप बाहर रखने की बात कर रहे हैं, और एक पॉइंट इसमें और है कि आप इस पॉलिसी के अंतर्गत कह रहे हो 3D, डिटेक्ट, डिलीट और डिपोर्ट। तो आपने डिटेक्ट कर लिए कि साहब ये ठीक है, ये एनआरसी में जो है ये बाहर है, घुसपैठी हैं। फिर आपने डिलीट कर दिया जी, आपने जो है वोटर लिस्ट से उनका नाम हटा दिया जी, आप वोट नहीं दे सकते। आप डिपोर्ट कहां करोगे? क्या आप हिटलर शाही तैयार करोगे कि या तो कोई देश उनको लेने को तो तैयार होगा नहीं? ठीक जब आप डिपोर्ट करोगे आप कर ही नहीं सकते। व्यवहारिक और इसका मतलब आप यहाँ जो है ठीक है, नाजियों की तरह मेन कैंप बनाओगे। ठीक है। अच्छा, तो एक छोटी सी चीज सर, छोटी सी चीज, फिर हम आपकी बात पर आंसर ले। सेमवाल जी छोटी सी चीज फिर हम आंसर ले। आप ये कह रहे हैं कि आप एनआरसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन कम से कम ये डबल स्टैंडर्ड मत करिए, यही ना? घुसपैठियों को बाहर होना चाहिए लेकिन डबल स्टैंडर्ड मत करिए। अच्छा ठीक है, दिवाकर जी इस बात को आंसर करिए। दिवाकर जी इस बात को आंसर करके आप सब करिए, लेकिन करते हुए जो आप राजनीति ढूंढ लेते हैं ना ये डबल स्टैंडर्ड करके, इस पर सब लोगों को दिक्कत होती है। इस पर आंसर करिए, छोटा सा आंसर दिवाकर जी। राजीव जी मैं कह रहा हूं इस पे राजनीतिक बात की चर्चा करना हमारी समझ से परे है। राजनीति इसमें नहीं हो रहा, हम देश हित में काम कर रहे हैं। 2 शब्द इनके हैं कि जो स्टैंड इनका है, हम बड़े पत्रकार भाई जो हमारे हैं उपाध्याय जी, इनकी बातों का मैं कहता हूं कि हमारे हिंदू भाई कहां जाएंगे? हिंदू के लिए सर वो आज उनकी बातें आपको अच्छी लग रही है, कल वो दूसरी चीज बोलेंगे वो आपको अच्छी नहीं लगेगी। इतना सिलेक्टिव हो गए सर आप लोग। आज अच्छा लग रहा है तो ऐसा नहीं कि अब कल सरकार की आलोचना करेंगे, खूब करते हैं, वो आपको फिर अच्छा नहीं लगेगा, फिर आप कहेंगे कि इनको आपने कहां से बुला लिया। कई बार ये होता है। सुनिए जैसे एक उदाहरण है आपके पास कश्मीर का। कश्मीर से कौन से मुस्लिम भाई हमारे शरणार्थी होके आए? हिंदू भाई शरणार्थी होके आए ना, जो वहां प्रताड़ित रहे। तो जो प्रताड़ित है वही ना आएगा हमारे यहाँ, जिसको कहीं जगह नहीं है, उसके परिवार की सुरक्षा की जगह नहीं है। और मैं शरणार्थी नहीं, वो हमारे अपने लोग हैं, उतना छोड़ के आ गए जो बना है कानून हमारा बना है। सर अब समय बिल्कुल नहीं, हम आगे बात करेंगे इस पर, चूंकि अगर कोई आधिकारिक फैसला होता है और सरकार कोई आधिकारिक निर्णय लेती है तो फिर एक लंबी चौड़ी प्रक्रिया होगी और व्यापकता से बहसें होंगी जो होनी चाहिए, और तभी अच्छा निष्कर्ष या निचोड़ निकलकर सामने आएगा। फिलहाल आज के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का आज की डिबेट में आने के लिए, प्राइम एजेंडा का हिस्सा बनने के लिए। आप लोग कहीं जाइएगा नहीं, प्राइम न्यूज पर खबरें जारी है।